हाय दोस्तों। क्लास 8 एनसीईआरटी हिस्ट्री की इस महत्वपूर्ण कक्षा में आप सभी का वेलकम है। दोस्तों, अगर आप यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, रेलवे, सीटेट, टेट, ईटीसी या किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आज की ये क्लास आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, जरा सोचिए, जंगलों और पहाड़ों में रहने वाले आदिवासी समुदायों का जीवन कैसा था। आखिर दीकू कौन थे जिनके आने से आदिवासियों के जीवन में बड़े बदलाव आए। और क्यों कुछ आदिवासी समुदाय अपने अतीत को एक स्वर्ण युग के रूप में याद करते हैं। आज हम क्लास 8 एनसीईआरटी हिस्ट्री के चैप्टर 4 आदिवासी दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना का अध्ययन करेंगे। और ये अध्याय केवल एक पाठ नहीं है, बल्कि आदिवासियों के संघर्ष, उनकी संस्कृति, उनके अधिकारों और अंग्रेजी शासन के विरुद्ध उनके प्रतिरोध की कहानी है। प्रतियोगी परीक्षाओं में बिरसा मुंडा, आदिवासी विद्रोह, औपनिवेशिक नीतियां तथा जनजातीय आंदोलनों से जुड़े प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। इसलिए इस अध्याय की प्रत्येक जानकारी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो अपनी नोटबुक और पेन तैयार रखिए, क्योंकि आज हम इतिहास के उन पन्नों को खोलने जा रहे हैं जिन्हें भारत के सामाजिक और राजनीतिक इतिहास को नई दिशा दी। तो चलिए बिना समय समय गंवाए शुरू करते हैं आदिवासी दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। डियर स्टूडेंट, जो विद्यार्थी इतिहास से सीखता है वही भविष्य में इतिहास रचता है। तो आप सब इस क्लास को अंत तक जरूर देखिए और कुछ नया सीखिए। आइए शुरू करते हैं। 1895 में बिरसा नाम के एक आदमी को बिहार में छोटा नागपुर के जंगलों और गांवों में घूमते देखा गया। लोग कहते थे कि उसके पास चमत्कारी शक्तियां हैं, वह सारी बीमारियां दूर कर सकता था और अनाज की छोटी सी ढेरी को कई गुना बढ़ा देता था। बिरसा ने खुद ये ऐलान कर दिया था कि उसे भगवान ने लोगों की रक्षा, दीखों यानी बाहरी लोगों की गुलामी से आजाद कराने के लिए भेजा है। कुछ समय के भीतर हजारों लोग बिरसा के पीछे चलने लगे। वे उसे भगवान मानते थे। उन्हें यकीन था कि वे उनकी समस्याएं दूर करने आया है। बिरसा का जन्म एक मुंडा परिवार में हुआ था। मुंडा एक जनजातीय समूह है जो छोटा नागपुर में रहता है। बिरसा के समर्थकों में इलाके के दूसरे आदिवासी, संथाल और उरांव भी शामिल थे। ये सभी अपने आसपास आ रहे बदलावों और अंग्रेज शासन के कारण पैदा हो रही समस्याओं से बेचैन थे। उनकी परिचित जीवन पद्धति नष्ट होते दिखाई दे रही थी। आजीविका खतरे में थी और धर्म छिन्न भिन्न हो रहा था। बिरसा किन समस्याओं को हल करना चाहता था? बिरसा किन समस्याओं को हल करना चाहता था? जिन्हें दीकू कहा जा रहा था, वे बाहरी लोग कौन थे? उन्हें इलाके के लोगों को गुलाम कैसे बना लिया था? अंग्रेजों के राज में आदिवासियों के साथ क्या हो रहा था? आदिवासी का जीवन किस तरह बदल रहा था? इस अध्याय में हम ऐसे ही कुछ सवालों पर विचार करेंगे। दोस्तों, अभी तक की जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन आगे हम जो पढ़ने वाले हैं वही से प्रतियोगी परीक्षाओं में सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए ध्यान बिल्कुल मत हटाइए और क्लास को एंड तक देखते रहिए। तो देखते हैं, पिछले साल आपने आदिवासी समाजों के बारे में पढ़ा था। ज्यादातर कबीलों की रीत रिवाज और रस्में ब्राह्मणों द्वारा निर्धारित रीत रिवाजों और रस्मों से बहुत अलग थे। इन समाजों में ऐसे गहरे सामाजिक भेद भी नहीं थे जो जाति पर आधारित समाजों में दिखाई देते थे। एक कबीले के सारे लोग कुटुंब में
कुटुंब के बंधनों में बंधे होते थे, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि आदिवासियों के बीच कोई आर्थिक और सामाजिक फर्क नहीं था। आगे है जनजातीय समूह किस तरह जीते थे, तो देखते हैं। 19वीं सदी तक देश के विभिन्न भागों में आदिवासी तरह तरह की गतिविधियों से सक्रिय थे। कुछ झूम खेती करते थे। झूम खेती कैसे करते हैं, आप इसको लिख के बताएं कि झूम खेती क्या है और किस किस इलाके में ज्यादा होती है। आप मुझे कमेंट के थ्रू बताइए। तो दोस्तों, उनमें से कुछ समुदाय झूम खेती करते थे। झूम खेती घुमंतू खेती को कहा जाता है। इस तरह की खेती अधिकांशतः जंगलों में छोटे छोटे भूखंडों पर की जाती थी। कि लोग जमीन तक धूप लाने के लिए पेड़ों के ऊपरी हिस्से काट देते थे और जमीन पर उगी घास फूस जलाकर साफ कर देते थे। इसके बाद वे घास फूस के जलने पर पैदा हुई राख को खाली जमीन पर छिड़क देते थे। इस राख में पोटास होती थी, जिससे मिट्टी उपजाऊ हो जाती थी। वे कुल्हाड़ों से पेड़ों को काटते थे और कुदालों से जमीन की ऊपरी सतह को खुरच देते थे। वे खेतों को जोतने और बीज रोपने के बजाय उन्हें बस खेत में बिखेर देते थे। जब एक बार फसल तैयार हो जाती थी तो उसे काट कर वे दूसरी जगह के लिए चल पड़ते थे, जहां से उन्हें अपनी फसल काटी थी वह जगह कई सालों तक पड़ती पड़ी रहती थी। घुमंतू किसान मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत के पर्वतीय व जंगली पट्टियों में ही रहते थे। इन आदिवासी समुदायों की जिंदगी जंगलों में बेरोक टोक आवाजाही और फसल उगाने के लिए जमीन और जंगलों के इस्तेमाल पर आधारित थी। वे केवल इसी तरीके से घुमंतू खेती कर सकते थे। कुछ शिकारी और संग्राहक थे। क्या थे? कुछ शिकारी थे और कुछ संग्राहक थे। बहुत सारे एक मिनट बहुत सारे इलाकों में आदिवासी समूह पशुओं का शिकार करके और वन्य उत्पादों को इकट्ठा करके अपना काम चलाते थे। वे जंगलों को अपनी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी मानते थे। उड़ीसा के जंगलों में रहने वाला खोन समुदाय इसी तरह का एक समुदाय था। इस समुदाय के लोग टोलियां बनाकर शिकार पर निकलते थे और जो हाथ लगता था उसे आपस में बांट लेते थे। वे जंगलों से मिले फल और जड़ें खाते थे। खाना पकाने के लिए वे साल और महुआ के बीजों का तेल इस्तेमाल करते थे। इलाज के लिए वे बहुत सारी जंगली जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते थे और जंगल से इकट्ठा हुई चीजों को स्थानीय बाजार में बेच देते थे। जब भी स्थानीय बुनकरों और चमड़ा कारीगरों को कपड़े व चमड़े की रंगाई के लिए कुसुम और पलाश के फूलों की जरूरत होती थी, वे खोन समुदाय के लोगों से ही कहते थे। इन समुदायों को चावल और अन्य अनाज कहाँ से मिलते थे? कई बार दो चीजों को की अदला बदली से काम चल जाता था। वस्तु विनिमय जिसे कहते हैं अदला बदली। जैसे गेहूं, आप गेहूं लेके गए तो उसके बदले में वो आपको कुछ गुड़ दे दिया। अगर आप गुड़ लेके गए तो बदले में उसने आपको आटा दे दिया। इसी को वस्तु विनिमय कहते हैं। तो वे अपनी कीमती वन उत्पादों के बदले जरूरत की चीजें ले लेते थे। कई बार उन्हें जरूरी चीजें खरीदने के लिए अपनी मुट्ठी भर आमदनी का सहारा लेना पड़ता था। वे अपनी कीम कहाँ गया लेना पड़ता था। उनमें से कई लोग आसपास के गांवों में नौकरी भी करते थे। कोई बोझ ढोता था तो कोई सड़कें निर्माण कार्यों में नौकरी करता था। कई आदिवासी खेत मजदूर थे। जब वन उत्पाद कम पड़ जाते थे तो आदिवासियों को मजदूरी के लिए ज्यादा भटकना पड़ता था। लेकिन उनमें से बहुत सारे समुदाय जैसे मध्य भारत के बैगा औरों के लिए काम करने से कतराते थे। बैगा खुद को जंगल की संतान मानते थे, जो केवल जंगल की उपज पर ही जिंदा रह सकती है। मजदूरी करना बैगाओं के लिए अपमान की बात थी। जो चीजें आसपास पैदा नहीं होती थी उन्हें हासिल करने के लिए आदिवासियों को खरीद फरोख्त भी करनी पड़ती थी। इसकी वजह से वे कभी कभी व्यापारियों और महाजनों पर आश्रित हो जाते थे। व्यापारी बेचने की चीजें लेकर आते थे
और भारी कीमत पर चीजें बेचते थे। सूदखोर महाजन भी आदिवासियों को कर्जा तो देते थे, लेकिन उसका ब्याज बहुत ज्यादा होता था। इस तरह बाजार और वाणिज्य ने आदिवासियों को कर्ज और गरीबी में धकेल दिया था। लिहाजा वे महाजनों और व्यापारियों को बाहरी शैतान और अपनी सारी मुसीबतों की जड़ मानने लगते थे। बच्चों एंड दोस्तों, इस क्लास को आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस चैप्टर की हर लाइन काफी इम्पोर्टेंट है। और आपको ये चैप्टर लाइन टू लाइन काफी ध्यान से पढ़ना होगा, क्योंकि एक अच्छे विद्यार्थी और टॉपर में बस इतना अंतर होता है कि टॉपर छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान देता है, इसलिए हर तथ्य को समझते चलिए। अगर आप यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, रेलवे या किसी भी सरकारी परीक्षाओं का सपना देख रहे हैं, तो इस अध्याय का हर बिंदु आपके लिए महत्वपूर्ण है। मैं चाहती हूँ कि आप इस अध्याय को केवल पढ़े नहीं, बल्कि इसे महसूस करें, क्योंकि इतिहास को समझने वाला विद्यार्थी कभी तथ्यों को भूलता नहीं। इसलिए आप काफी गौर से और बिना स्किप किए क्लास को पढ़ते रहिए और अटेंड करते रहिए। आगे है कि कुछ जानवर पालते थे। बहुत सारे आदिवासी समूह जानवर पालकर अपनी जिंदगी चलाते थे। वे चरवाहे थे, जो मौसम के हिसाब से मवेशियों या भेड़ों के रेवड़ लेकर यहाँ से वहां जाते रहते थे। जब एक जगह घास खत्म हो जाती थी, तो वे दूसरे इलाके में चले जाते थे। पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले वन, गुज्जर और आंध्र प्रदेश के लबाड़िया आदि समुदाय गाय भैंस के झुंड पालते थे। कुल्लू के गद्दी समुदाय के लोग गडरिये थे और कश्मीर के बकरवाल बकरियों पालते थे। अगले साल इतिहास की पाठ्य पुस्तक में आप उनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, यानी क्लास साइंस में आप। यहाँ पे कुछ एक स्रोत है, या कि शिकार का वक्त, बुआई का वक्त और नए खेतों में जाने का वक्त किस तरह से होता था। तो आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले और इसको खुद से पढ़ने की कोशिश कर ले आप, क्योंकि अगर मैं ये पढ़ाने लग गई तो क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी, और मैं चाहती हूँ कि आप जल्दी से पूरा चैप्टर कवर कर लें। इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और खुद से पढ़ लीजिएगा। आगे है, कुछ लोग एक जगह खेती करते थे। कुछ लोग एक जगह खेती करते थे। 19वीं सदी से पहले ही बहुत सारे जनजातीय कबीले एक जगह टिक कर खेती करने लगे थे। वे बार बार जगह बदलने के बजाय साल दर साल एक ही जगह खेती करते थे। वे हलों का इस्तेमाल करने लगे थे और धीरे धीरे उन्हें जमीन पर अधिकार भी मिलते जा रहे थे। बहुत सारे समुदायों में छोटा नागपुर के मुंडाओं की तरह जमीन पूरे कबीले की संपत्ति होती थी। कुल के सभी सदस्यों को उन मूल निवासियों का वंशज माना जाता था, जिन्हें सबसे पहले आकर जमीन को साफ किया था। लिहाजा जमीन पर सभी का बराबर हक होता था। फिर भी अक्सर ऐसा होता था कि कुल के कुछ लोग औरों से ज्यादा ताकत जुटा लेते थे। कुछ मुखिया बन जाते थे और बाकी उनके अनुयायी होते थे। जो ताकतवर होते थे वे खुद खेती करने की बजाय अक्सर अपनी जमीन बटाई पर दे देते थे। आगे है कि ब्रिटिश अफसरों को गूढ़ और संथाल जैसे एक जगह ठहर कर रहने वाले आदिवासी समूह शिकारी, संग्राहक या घुमंतू खेती करने वालों के मुकाबले ज्यादा सभ्य दिखाई देते थे। इसको ब्रिटिश अफसरों को जंगलों में रहने वालों को जंगली और बर्बर माना जाता था। अंग्रेजों को लगता था कि उन्हें अस्थायी रूप से एक जगह बसाना और सभ्य बनाना जरूरी है, क्योंकि अंग्रेज आए ही थे इसलिए। अंग्रेज अंग्रेजों का कहना यह था कि दुनिया में सब जितने थे सब असभ्य थे, इसलिए ईश्वर ने हमें सभ्य बनाकर हमें भेजा, ताकि हम लोगों को सभ्य बना सके। ये भी उनकी एक और और इसीलिए वो अपनी सफाई में कहते थे कि हमने ज्यादा से ज्यादा देशों को इसीलिए उपनिवेश बनाया। भारत को भी वो अपना उपनिवेश बनाए थे, और रीजन वो यही देते थे कि हम इन्हें सभ्य बनाने आए हैं।
वैसे तो ये पहले भारत को अपना उपनिवेश बनाने नहीं आए थे, पहले वो उन्हें भारत में व्यापार ही करने आए थे। लेकिन भारत की स्थिति को देखते हुए उन्हें लगा कि हम भारत को अपना गुलाम बना ले, अपना उपनिवेश बना ले। दोस्तों, जिन विद्यार्थियों का लक्ष्य सरकारी नौकरी है वे इस टॉपिक को हल्के में ना ले, क्योंकि यहीं से कई बार सीधे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। अभी तक जो पढ़ा है वह आधार है, लेकिन आगे आने वाले भाग इस पूरे अध्याय की आत्मा है, इसलिए अंत तक जुड़े रहे। याद रखिए, रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ने वाले विद्यार्थी ही एक दिन बड़ी सफलता हासिल करता है, इसलिए रोज पढ़िए और अपने लक्ष्य को मत भूलिए। आगे है, औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर क्या असर पड़े। ब्रिटिश शासन के दौरान आदिवासी समूहों का जीवन बदल गया। और देखिए कि ये बदलाव क्या थे। आज हम देखेंगे कि क्या क्या बदलाव थे। तो आदिवासी मुखियाओं का क्या हुआ। जब बदलाव आया तो आदिवासी मुखियाओं का क्या हुआ होगा, तो देखते हैं कि अंग्रेजों के आने से पहले बहुत सारे इलाकों में आदिवासियों के मुखियाओं का महत्वपूर्ण स्थान होता था। उनके पास औरों से ज्यादा आर्थिक ताकत होती थी और वे अपने इलाके पर नियंत्रण रखते थे। कई जगह उनकी अपनी पुलिस होती थी और वे जमीन एवं वन प्रबंधन के स्थानीय नियम खुद बनाते थे। ब्रिटिश शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं के कामकाज और अधिकार काफी बदल गए थे। उन्हें कई कई गांवों पर जमीन का मालिकाना तो मिला रही थी, लेकिन उनकी शासकीय शक्तियां छिन गई और उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों को मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। उन्हें अंग्रेजों को नजराना देना पड़ता था और अंग्रेजों के प्रतिनिधि की हैसियत से अपने समूह को अनुशासन में रखना होता था। पहले उनके पास जो ताकत थी अब वह नहीं रही, वे परंपरागत कामों को करने से लाचार हो गए थे। घुमंतू काश्तकारों का क्या हुआ फिर उसके बाद। ऐसे समूहों से अंग्रेजों को काफी परेशानी थी। जो घुमंतू थे, जो यहाँ वहाँ भटकते रहते थे और एक जगह ठहर कर नहीं रहते थे, वे चाहते थे कि आदिवासियों के अंग्रेज आए देश का सत्यानाश करके चले गए। एक समूह एक जगह अस्थायी रूप से रहे और खेती करे। अस्थायी रूप से एक जगह रहने वाले किसानों को नियंत्रित करना आसान था। अंग्रेज अपने शासन के लिए आमदनी का नियमित स्रोत भी चाहते थे। फलस्वरूप उन्होंने जमीन के बारे में कुछ नियम लागू कर दिए। उन्होंने जमीन को माप कर प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा तय कर दिया। उन्होंने ये भी तय कर दिया कि किसे कितना लगान देना होगा। कुछ किसानों को भूस्वामी और दूसरों को पट्टेदार घोषित किया गया, जैसा कि आप देख चुके हैं किसमें, अध्याय 2 में। पट्टेदार अपने भूस्वामियों का भाड़ा चुकाते थे और भूस्वामी सरकार को लगान देते थे। झूम काश्तकारों को अस्थायी रूप से बसाने की अंग्रेजों की कोशिश बहुत कामयाब नहीं रही। जहाँ पानी कम हो और मिट्टी मिट्टी सूखी हो, वहाँ हलों से खेती करना आसान नहीं होता। बल्कि हलों की मदद से खेती करने वाले झूम काश्तकारों को अक्सर नुकसान ही हुआ, क्योंकि उनके खेत अच्छी उपज नहीं दे पाते थे। इसलिए पूर्वोत्तर राज्यों के झूम काश्तकार इस बात पर अड़े रहे कि उन्हें परंपरागत ढंग से ही जीने दिया जाए। व्यापक विरोध के फलस्वरूप अंग्रेजों को आखिरकार उनकी बात माननी पड़ी और ऐसे कबीलों को जंगल के कुछ हिस्सों में घुमंतू खेती की छूट दे दी गई। वन कानून और उनके प्रभाव, जैसा कि आपने देखा, आदिवासी समूहों का जीवन जंगलों से जुड़ा हुआ था। अतः वन कानूनों में आए बदलाव से आदिवासियों के जीवन पर भी भारी असर पड़ा। अंग्रेजों ने सारे जंगलों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था और जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया था। कुछ जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया गया। ये ऐसे जंगल थे जहां अंग्रेजों की जरूरतों के लिए इमारती लकड़ी पैदा होती थी। इन जंगलों में लोगों को स्वतंत्र रूप से घूमने, झूम खेती करने, फल इकट्ठा करने या पशुओं का शिकार करने की इजाजत नहीं थी। ऐसी सूरत में
झूम काश्तकार किस तरह जिंदा रह सकते थे, इसलिए उनमें से बहुतों को काम और रोजगार की तलाश में मजबूरन दूसरे इलाके में जाना पड़ा। जैसे ही अंग्रेजों ने जंगलों के भीतर आदिवासियों के रहने पर पाबंदी लगा दी, उनके सामने एक समस्या पैदा हो गई। समस्या यह थी कि रेलवे स्लीपर्स के लिए भेड़ पेड़ काटने और लकड़ी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए मजदूरों का इंतजाम कहाँ से किया जाए। अब निवेशित अधिकारियों ने इसका भी एक हल ढूंढ निकाला। उन्होंने तय किया कि झूम काश्तकारों को जंगल में जमीन के छोटे छोटे टुकड़े दिए जाएंगे और उन्हें वहां खेती करने की भी छूट होगी, बशर्ते गांव में रहने वालों को वन विभाग के लिए मजदूरी करनी होगी और जंगलों की देखभाल करनी होगी। इस तरह बहुत सारे इलाकों में वन विभाग ने सस्ते श्रम की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वन गांव बसा दिए। अंग्रेजों के इस देश में जीना कितना कठिन है, ये भी आप देख सकते हो। 1930 के दशक में वेलियर एल्विन के मध्य भारत में रहने वाला बैगा आदिवासियों के इलाकों का दौरा किया था। ये भी आप, इसका भी आप स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा और खुद से पढ़ने की कोशिश करिएगा, पर जरूर ले लीजिएगा। आगे की बहुत सारे आदिवासी समूहों ने औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध किया। उन्होंने नए नियमों का पालन करने से इनकार कर दिया और उन्हीं तौर तरीकों से चलते रहे जिन्हें सरकार गैर कानूनी घोषित कर चुकी है। कई बार उन्होंने खुलेआम बगावत भी कर दी। 1906 में सोंग्रम संगमा द्वारा असम में और 1930 के दशक में मध्य प्रांत में हुआ। वन सत्याग्रह इसी तरह के विद्रोह थे। व्यापार की समस्या। 19वीं शताब्दी के दौरान जनजातीय समूहों ने पाया कि व्यापारी और महाजन जंगलों में जल्दी जल्दी आने लगे हैं। वे वन उपज खरीदने, नकद कर्जा देने और आदिवासियों को मजदूरी पर रखने के लिए आ रहे थे। इन सारे बदलावों से क्या असर पड़ने वाला है, ये समझने में आदिवासियों को कुछ समय लगा। ये समझने के लिए आइए रेशम उत्पादों की स्थिति को देखें। 18वीं सदी में भारतीय रेशम की यूरोपीय बाजारों में भारी मांग थी। भारतीय रेशम की अच्छी गुणवत्ता सबको आकर्षित करती थी और भारत का निर्यात तेजी से बढ़ रहा था। जैसे जैसे बाजार फैला, ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर इस मांग को पूरा करने के लिए रेशम उत्पादन पर जोर देने लगे। वर्तमान झारखंड में स्थित हजारीबाग के आसपास रहने वाले संथाल रेशम के कीड़े पालते थे। रेशम के व्यापारी अपने एजेंटों को भेजकर आदिवासियों को कर्जे देते थे और उनके कृमि कोषों को इकट्ठा कर लेते थे। 1000 कृमि कोषों के लिए 30 से 4 रुपए मिलते थे। इसके बाद इन कृमि कोषों को वर्धमान या गया भेज दिया गया था, जहां उन्हें 5 गुना कीमत पर बेचा जाता था। निर्यातकों और रेशम उत्पादकों के बीच कड़ी का काम करने वाले बिचौलियों को जमकर मुनाफा होता था। रेशम उत्पादकों को बहुत मामूली फायदा मिलता था। स्वाभाविक है कि वे बहुत सारे आदिवासी समुदाय बाजार और व्यापारियों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानने लगे थे। काम की तलाश। काम की तलाश में घर से दूर जाने वाले आदिवासियों की दशा तो और भी खराब थी। 19वीं सदी के आखिर से ही चाय बागान फैलने लगे। खनन उद्योग भी एक महत्वपूर्ण उद्योग बन गया। असम के चाय बागानों और झारखंड की कोयला खदानों में काम करने के लिए आदिवासियों को बड़ी संख्या में भर्ती किया गया। इन लोगों को ठेकेदारों की मार्फत भर्ती किया जाता था। ये ठेकेदार न केवल उन्हें बहुत कम वेतन देते थे, बल्कि उन्हें वापस घर भी लौटने नहीं देते थे। आई आई होप कि आप सब बोर नहीं हो रहे होंगे। आपका 1 घंटा पढ़ाई में लगाया गया समय भविष्य में आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है, इसलिए पूरा फोकस बनाए रखिए। ऐसा ना हो कि आप डगमगा जाइए। 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा आप फुल फोकस अपनी स्टडी पे करिए, क्योंकि
आप अगर 1 घंटा अपने स्टडी को देंगे तो ये 1 घंटा आपकी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट दिन ला सकता है। दोस्तों, इतिहास पढ़ने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन इतिहास रचने वाले वही होते हैं जो हर दिन सीखने की आदत नहीं छोड़ते। तो आप फुल फोकस के साथ क्लास को करिए, कुछ नया सीखिए। नजदीक से देखने पर 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान देश के विभिन्न भागों में जनजातीय समूहों ने बदलते कानूनों, अपने व्यवहार पर लगी पाबंदियों, नए करों और व्यापारियों व महाजनों द्वारा किए जा रहे शोषण के खिलाफ कई बार बगावत की। 1831 से 32 में कोल आदिवासी ने और 1855 में संथालों ने बगावत कर दी थी। मध्य भारत में बस्तर विद्रोह 1910 में हुआ और 1940 में महाराष्ट्र में वर्ली विद्रोह हुआ। बिरसा जिस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे वह भी इसी तरह का विद्रोह था। ये ये जो ये ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आप इसको रट डालिए, बिल्कुल ही घोल के पी जाइए, क्योंकि ये कोई एग्जाम में जरूर आ सकता है। अगर आप यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, रेलवे या किसी भी सरकारी परीक्षा का सपना देख रहे हैं तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये अध्याय आपके फ्यूचर से जुड़ा हुआ है। आइए देखते हैं बिरसा मुंडा। ये भी एक इतिहास का एक बहुत ही लोकप्रिय बंदा है, तो आप इसको भी बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। तो बिरसा का जन्म 1857 के दशक के मध्य में हुआ था। उनके पिता गरीब थे। बिरसा का बचपन भेड़ बकरियां चराते, बांसुरी बजाते और स्थानीय अखाड़ों में नाचते गाते बीतता था। उनकी परवरिश मुख्य रूप से बेहोंडों के आसपास के जंगलों में हुई थी। गरीबी से लाचार बिरसा के पिता को काम की तलाश में जगह जगह भटकना पड़ता था। लड़कपन में ही बिरसा ने अतीत में हुए मुंडा विद्रोहों की कहानियां सुन ली थी। उन्होंने कई बार समुदाय के सरदारों यानी मुखियाओं को विद्रोह का आह्वान करते देखा। बिरसा के समुदाय के लोग ऐसे स्वर्ण युग की बात किया करते थे जब मुंडा लोग दीकुओं के उत्पीड़न से पूरी तरह आजाद थे। सरदारों का कहना था कि एक बार फिर उनके समुदाय के परंपरागत अधिकार बहाल हो जाएंगे। वे खुद को इलाकों के मूल निवासियों का वंशज मानते थे और अपनी जमीन की लड़ाई लड़ रहे थे। वे लोगों को याद दिलाते थे कि उन्हें अपना साम्राज्य वापस पाना है। बिरसा स्थानीय मिशनरी स्कूल में जाने लगे, जहां उन्हें मिशनरियों के उपदेश सुनने का मौका मिला। वहां भी उन्होंने ये सुना कि मुंडा समुदाय स्वर्ग का साम्राज्य हासिल कर सकता है और अपने खोए हुए अधिकार वापस पा सकता है अगर वे अच्छे ईसाई बन जाए और अपनी खराब आदतें छोड़ दे तो ऐसा हो सकता है। बाद में बिरसा ने एक जाने माने वैष्णव धर्म प्रचारक के साथ भी कुछ समय बिताया। उन्होंने जनेऊ धारण किया और शुद्धता व दया पर जोर देने लगे। अपनी किशोरावस्था में बिरसा जिन विचारों के संपर्क में आए उनसे वे काफी गहरे तौर पर प्रभावित थे। बिरसा का आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था। उन्होंने मुंडाओं से आह्वान किया कि वे शराब पीना छोड़ दें, गांवों को साफ रखें और डायन व जादू टोने में विश्वास न करें। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बिरसा ने मिशनरियों और हिंदू जमींदारों का भी लगातार विरोध किया। वे उन्हें बाहर का मानते थे, जो मुंडा जीवन शैली को नष्ट कर रहे थे। 1895 में बिरसा ने अपने अनुयायियों से आह्वान किया कि वे अपने गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करने के लिए संकल्प लें। वे अतीत के एक ऐसे स्वर्णयुग सतयुग की चर्चा करते थे जब मुंडा लोग अच्छा जीवन जीते थे, तटबंध बनाते थे, कुदरती झरना को नियंत्रित करते थे, पेड़ और बाग लगाते थे, पेट पालने के लिए खेती करते थे। उस काल्पनिक युग में मुंडा अपने बिरादरों और रिश्तेदारों का खून नहीं बहाते थे, वे ईमानदारी से जीते थे। बिरसा चाहते थे कि लोग एक बार फिर अपना जमीन पर खेती कर एक जगह टिक कर रहें और अपने खेतों में काम करें।
अंग्रेजों को बिरसा आंदोलन के राजनीतिक उद्देश्यों से बहुत ज्यादा परेशानी थी। ये आंदोलन मिशनरियों, महाजनों, हिंदू भूस्वामियों और सरकार को बाहर निकालकर बिरसा के नेतृत्व में मुंडा राज स्थापित करना चाहता था। ये आंदोलन इन्हीं ताकतों को मुंडाओं की सारी समस्याओं व कष्टों का स्रोत मानता था। अंग्रेजों की भूनीतियों उनकी परंपरागत भूमि व्यवस्था को नष्ट कर रही थी। हिंदू भूस्वामी और महाजन उनकी जमीन छीनते जा रहे थे और मिशनरी उनकी परंपरागत संस्कृति की आलोचना करते थे। जब आंदोलन फैलने लगा तो अंग्रेजों ने सख्त कार्रवाई का फैसला किया। उन्होंने 1895 में बिरसा को गिरफ्तार किया और दंगे फसाद के आरोप में 2 साल की सजा सुनाई बिरसा को। 1800 1897 में जेल से लौटने के बाद बिरसा समर्थक जुटाते हुए गांव-गांव घूमने लगे। उन्होंने लोगों को उकसाने के लिए परंपरागत प्रतीक और भाषा का इस्तेमाल किया। वे आहा, आहा, आह्वान कर रहे थे कि उनका नेतृत्व में साम्राज्य की स्थापना के लिए रावणों को तबाह कर दे। बिरसा के अनुयायी दीपू और यूरोपीय सत्ता के प्रतीक को निशाना बनाने लगे। उन्होंने थाने और चर्चों पर हमले किए और महाजनों व जमींदारों की संपत्तियों पर धावा बोल दिया। सफेद झंडा बिरसा राज का प्रतीक था। सन 1900 में बिरसा को हैजे से मृत्यु हो गई और आंदोलन ठंडा पड़ गया। ये आंदोलन दो मायने में महत्वपूर्ण था। पहला, इसे औपनिवेशिक सरकार की ऐसी कानून लागू करने के लिए मजबूर किया जिनके जरिए दीकू लोग आदिवासियों के जीवन पर आसानी से कब्जा न कर सके। दूसरा, इसने एक बार फिर जता दिया कि अन्याय का विरोध करने और औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपने गुस्से को अभिव्यक्त करने में आदिवासी सक्षम हैं। उन्होंने अपने खास अंदाज में अपनी खास रस्मों और संघर्ष के प्रतीक के जरिए इस काम को अंजाम दिया। आगे है क्वेश्चन आंसर। तो हम ये पीवाईक्यू के या एमसीक्यू के जरिए सॉल्व करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। कल हम जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद चैप्टर 5 पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय। और जुड़े रहिए मेरे चैनल से और सरकारी नौकरी का सपना देखते रहिए। धन्यवाद।